मोहनदासा ने मुस्कुराकर प्रताप को देखा। प्रताप कुछ नर्वस नजर आने लगा। उसने गोला पर निगाह मारी। तेरा भाई नागरिक केले वाले के लिए काम करता है, मोहनदासा बोला। उसने कोई लफड़ा कर दिया साहब? सब ठीक है, घबरा मत, बैठ जा। प्रताप ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर गोले को देखा। गोला ने गर्दन हिलाकर बैठने को कहा। प्रताप बैठ गया, पर वो उलझन में दिखा। तूने इसे बताया नहीं गोला कि हम क्या चाहते हैं? मैंने सोचा आप ही कहें तो बेहतर होगा। क्या नाम है तेरे भाई का? सूरज। सगा भाई है या ममेरा चचेरा फुफेरा? सगा है। क्या काम करता है नागरिक के वास्ते? फील्ड में है या नागरिक के आसपास ही रहता है? जरूरत पड़ती है तो फील्ड में भी रहता है। पर बात क्या है भाई? नागरिक की खबरें चाहिए। वो मानेगा तेरी बात? मानेगा भाई, प्रताप ने विश्वास से कहा। जरूर मानेगा। पक्का? बोला तो पक्का भाई, प्रताप ने गर्दन हिलाकर कहा। मेरी बात मना नहीं करेगा। नागरिक के पास देवराज चौहान कैद में है। देवराज चौहान के साथ वो क्या क्या कर रहा है सब खबर चाहिए। ठीक है। तभी मोहनदासा के हाथ में दबा मोबाइल बज उठा। हेलो। नमस्कार दासा साहब, असलम की आवाज कानों में पड़ी। तब आपका फोन काटना पड़ा। पास में कोई? रुक जा, मोहनदासा बोला। फिर गोला से कहा, प्रताप को बाहर ले जाओ और इसे सब समझा दो कि मुझे क्या चाहिए। बसंत गोला प्रताप के साथ वहां से निकल गया। बोल, मोहनदासा फोन पर बोला। तेरे लिए काम है, करेगा? जरूर करूंगा दासा साहब, हुक्म तो कीजिए। नागरिक के अंदर की खबर चाहिए, माल बढ़िया मिलेगा। दूंगा, वो खबर दूंगा जो आप चाहते हैं। नागरे ने देवराज चौहान को कैद कर रखा है। हाँ, उसका साथी जगमोहन भी है। मुझे देवराज चौहान के बारे में खबर चाहिए। मेरे को पता है कि नागरे देवराज चौहान के दम पर मुगलों की कहीं दबी पड़ी खजाने जैसी दौलत तक पहुंचना चाहता है। सुना है ऐसा ही है, परंतु ये भी सुना है कि खजाने से वास्ता रखता कोई सिक्का आपके पास। वो सिक्का अब नागरे के पास पहुंच गया। मोहनदासा ने दांत भींच लिए। ओह, ऐसा कैसे हुआ? मैं चूतिया बन गया, इसलिए ऐसा हो गया, मोहनदासा ने कड़वे स्वर में कहा। असलम की आवाज नहीं आई। असलम? हाँ दासा साहब, सुन ले कि मुझे क्या क्या खबर चाहिए। काम बढ़िया ढंग से पूरा करेगा तो अपने सर पर बैठाऊंगा तुझे। समझ गया भाई, मैं बढ़िया तरह से काम पूरा करूंगा। मोहनदासा उसे समझाने बताने लगा कि उसे क्या क्या जानकारी चाहिए। चंकी। चंकी, मोहनदासा जिसे बंदर कहता था। दासा गलत नहीं कहता था। चंकी के उठे हुए नथुने, चौड़ा माथा, बड़े कान, गोल चेहरा और सर के बाल छोटे थे। वो बंदर की तरह ही दिखता था, या उसे देखते ही बंदर का ख्याल आ जाता था। कद 5 फुट 3 इंच था। पतला था, बहुत ही फुर्तीला, जबरदस्त निशानेबाज। इतना खतरनाक कि जरूरत पड़ने पर शिकार के ठीक सामने जाकर उसकी छाती पर नाल रखकर गोली चला देता था। हाथ में लिए काम अधिकतर उसने पूरे किए थे। मोहनदासा अक्सर चंकी की सेवाएं लेता रहता था, तो चंकी से दासा फोन पर ही बात कर लेता था। परंतु कोई खास काम होता तो आज की तरह मुलाकात होती। जब चंकी आया तो रात के 11 बजे थे। बसंत गोला नीचे ड्रग्स और हथियार लदवाने में व्यस्त था। दासा ऊपर की मंजिल पर अकेला था। बैठ चंकी, दासा ने शांत स्वर में कहा। चंकी बैठ गया। नजरें दासा पर थीं। बैग लेगा? तैयार करूं? मोहनदासा पुनः बोला। कुछ नहीं चाहिए दासा, काम बता। चंकी की निगाह दासा पर टिकी थी। खास काम है चंकी, दासा गंभीर हुआ। वो तो मैं समझ चुका हूं, खास काम ना होता तो तुम फोन पर ही बात कर लेते। चंकी ने शांत स्वर में कहा। किसे उड़ाना चाहते हो? चंकी मोहनदासा को देख रहा था। पार्कर भाई को। चंकी की आंखें सिकुड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। टोनी पार्कर? चंकी बोला। हाँ, ये तो लफड़े वाला काम है, डरता है। पार्कर पर हाथ डालने से हर कोई डरेगा, चंकी ने सोच भरे स्वर में कहा। पंगा क्या है? मेरा उसका पंगा है, तू क्यों पूछता है? काम करेगा तो बोल। चंकी चुप रहा। चेहरे पर सोचें नाच रही थी। दासा उसे देखकर सोच रहा था कि पूरा बंदर दिखता है। पार्कर को सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता, चंकी बोला। सीधा बोल। मोहम्मद खान और मोहन उसके सारे काम संभाल लेते हैं। ऐसे में टोनी पार्कर बहुत कम दिखता है। पार्कर पर हाथ डालने के लिए पहले मोहम्मद खान और मोहन को खत्म करना होगा। फिर
फिर पार्कर परेशान सा कामों को पूरा करने के लिए खुले में आएगा तो मोहम्मद मोहन को मरते देख वो छिप भी सकता है। दासा बोला। वो छिपेगा तो काम कैसे करेगा? चंकी ने सोच भरे स्वर में कहा। वो नहीं छिपेगा। तो पहले तू मोहम्मद खान को और मोहन को मारेगा? पार्कर को शूट करने के लिए पहले ये करना जरूरी है? ये तू देख, उन दोनों को मारना आसान नहीं है, ये भी जानता हूं। काम करना है तो इसे ऐसे ही किया जा सकता है। मोहन दासा ने पहलू बदला। फिर तो टोनी पार्कर का मामला ही साफ हो जाएगा। चंकी ने सिर हिलाकर कहा। इस काम के नोट ज्यादा लगेंगे। कितने? टोनी पार्कर को खत्म करना सपने जैसा है। कोई भी इस काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। नोट बोल। मोहम्मद खान और मोहन का शिकार भी आसान नहीं है। भाव मत खा, नोट बोल। 20 करोड़। पागल हो गया तू? 12 करोड़ पहले, 8 करोड़ काम के बाद। ये ज्यादा है चंकी। मैंने बहुत कम रकम मांगी है। टोनी पार्कर को मारने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आज वो काली दुनिया का बादशाह बना हुआ है। हर कोई उससे डरता है। तू भी उससे डरता है दासा? दासा मुस्कुराया। चंकी शांत सा उसे देखता रहा। मैं उससे डरता तो तुम्हारे साथ बैठा उसकी मौत पर बात नहीं कर रहा होता। 20 करोड़ बहुत कम है। मुझे 30 करोड़ मांगने चाहिए थे। भारी रकम है। इस बारे में मुझे गोला से बात करनी पड़ेगी। मोहन दासा ने कहकर मोबाइल निकाला और गोला का नंबर मिलाकर बात की। 1 मिनट के लिए मेरे पास पहुंच। दासा ने फोन बंद करके हाथ में पकड़ लिया। पार्कर के साथ तेरा लफड़ा हो गया दासा? चंकी ने शांत स्वर में पूछा। हो गया। बताएगा नहीं? नहीं। चंकी खामोश हो गया। तब तक गोला वहां आ पहुंचा। ये तो 20 करोड़ मांगता है काम के, दासा ने गोला से कहा। ज्यादा है, गोला कह उठा। बोलता है पार्कर को मारने के लिए पहले मोहम्मद खान और मोहन को खत्म करना पड़ेगा। बसंत गोला गंभीर दिखा। चुप रहा। चंकी रकम कम कर। गोला भी 20 करोड़ को ज्यादा बोलता है, दासा कह उठा। चंकी उठा और शांत स्वर में बोला। मुझे 30 करोड़ मांगने चाहिए थे। यह काम बहुत कठिन है। बात खुलते ही पार्कर मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। दासा और गोला की नजरें मिली। दूसरा कोई 50 करोड़ में भी तैयार नहीं होगा, चंकी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भागा कहां जा रहा है? मोहन दासा कह उठा। चंकी छिटक कर पलटा और बोला। आज रात एक काम करना है दासा, जल्दी है। पार्कर भाई का काम निपटा देगा तू? हाँ, वादा करता है। मेरी हाँ वादे जैसी होती है। पहले तेरे बताए कामों को पूरा किया नहीं क्या? पहले की बात तो और थी, ये काम टेढ़ा है। तभी तो 20 करोड़ कहा है। चंकी शांत था। 12 पहले, 8 बाद में। चंकी ने सर हिला दिया। सुना तूने गोला? दासा ने कहा। इसे 12 करोड़ दे दे। अभी हैं क्या? रखा है तो दे इसे। पैक करके रखो, चंकी बोला। कल ले जाऊंगा। तेरे हाथ में कोई काम तो नहीं? एक है, आज रात वो निपट जाएगा। अब मेरा काम होने तक तू कोई काम हाथ में नहीं लेगा चंकी। मैं एक वक्त में एक ही काम करता हूं। पार्कर भाई मरेगा तो मेरे कई काम संवर जाएंगे। जल्दी करना ये काम। चंकी ने सर हिलाया और पलटकर बाहर निकल गया। ये बंदर तो 20 करोड़ कमा गया, मोहन दासा कह उठा। हमारा काम कम में कर रहा है, एकाएक बसंत गोला ने कहा। दूसरा तो इस काम के लिए तैयार भी नहीं होता। तेरे को क्या लगता है बंदर इस बार काम पूरा कर देगा? करेगा। मोहम्मद खान और मोहन को भी खत्म करने की बात करता है। ये चंकी का काम है, वो बेहतर जानता है काम कैसे पूरा करना है। मोहन दासा के होंठ भिज गए। पार्कर भाई के खत्म होते ही नागरेश सीधा हो जाएगा, तब मेरी बात आराम से सुनेगा। वो बसंत गोला ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा। हमें वक्ती तौर पर ठिकाना बदल लेना चाहिए। क्या मतलब? आदमी यहां काम करते रहें और पार्कर भाई का काम होने तक हम दूसरा कोई ठिकाना इस्तेमाल करें जिसकी खबर किसी को ना हो। चंकी का काम बिगड़ा तो बात खुल जाएगी और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चंकी का काम बिगड़ सकता है? वो पार्कर भाई के आदमियों के हाथों में पड़ गया तो आपका नाम बता सकता है। सही बोला तू, बंदर फंस सकता है।
पार्कर भाई, आसान चीज नहीं है। कल मैं ऐसी जगह को अपना ठिकाना बना लूंगा जो तेरे अलावा कोई दूसरा ना जाने। कुछ दिन संभल कर रहना होगा। देवराज चौहान उस कमरे में बंधा पड़ा था। हाथ पीठ पीछे करके मजबूत डोरी से बांधे हुए थे और इसी तरह टांगे बांध रखी थी। कमरा पूरी तरह खाली था और खिड़कियां दरवाजे बंद थे। दो आदमी कुर्सियों पर बैठे गिलास थामे पीने में व्यस्त थे। बोतल पास ही नीचे फर्श पर रखी हुई थी, परंतु देवराज चौहान की तरफ से पूरी तरह सतर्क थे। वो जानते थे कि लापरवाह होने की वजह से उन्हें कठोर सजा मिलेगी। देवराज चौहान की ये हालत 8-10 दिन से थी। सुबह नहाने धोने और खाने के दौरान ही उसे खोला जाता, तब 4 हथियारबंद आदमी उसके साथ होते। बाथरूम का दरवाजा खोलकर उसे नहाना पड़ता। इस दौरान 2 आदमी दरवाजे पर मौजूद रहते। दिन में 2 बार उसे खाना दिया जाता, सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। उस पर बेहद सख्त निगाह रखी जाती। इसी कारण उसे जरा भी मौका नहीं मिला कि यहां से भाग पाता। वो जानता था कि इस वक्त कमरे के बंद दरवाजे के बाहर भी 2 हथियारबंद आदमी मौजूद हैं। जब भी दरवाजा खुलता तो उनकी झलक मिल जाती। इस प्रकार बंधे हुए पड़े रहना बहुत तकलीफदेह था, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता था। नागरिक केलेवाला कई बार उससे बात करने आया था। गोपाल नाले हर बार उसके साथ होता था। नागरे उससे बहुत पूछ चुका था कि सिक्के के दम पर कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है, परंतु देवराज चौहान ने उसे कुछ नहीं बताया था। नागरे केलेवाला के आदेश पर उसे कई बार यातनाएं दी गई थी, परंतु उसका मुंह बंद ही रहा। नागरे के मुंह से वो जान चुका था कि जगमोहन भी यहीं कहीं कैद में है। वो जगमोहन के प्रति चिंतित था। देवराज चौहान की सोचें टूटी। तभी दरवाजा खुला और गोपाल नाले ने भीतर प्रवेश किया। दोनों आदमी गिलासों को नीचे रखकर उसी पल खड़े हो गए। सब ठीक है? गोपाल नाले की निगाह देवराज चौहान पर टिकी। हाँ, एक आदमी ने कहा। इसे खोलो। गोपाल नाले गंभीर दिखा। दोनों आगे बढ़े और देवराज चौहान के बंधन को खोलने लगे। बंधन खुलते ही देवराज चौहान बैठकर हाथ पांव सीधे करने लगा। आओ, गोपाल नाले बोला। नागरे साहब तुमसे बात करेंगे। देवराज चौहान ने गोपाल नाले को देखा और कह उठा, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अभी तुम्हारे साथ बहुत कम किया जा रहा है देवराज चौहान, गोपाल नाले ने कहा, वरना हम तो दूसरों की जुबान खलवाने के लिए बाहें तक उखाड़ देते हैं। जगमोहन कहाँ है? हमारे पास है और ठीक हाल में है। उसे क्यों पकड़ रखा है? वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। नागरे साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, गोपाल नाले ने कहा। देवराज चौहान उठते हुए बोला, क्या वक्त हुआ है? रात के 12 बजे हैं, गोपाल नाले ने कहा। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी वहां खड़े 2 आदमियों में से एक बोला, हम साथ आए? जरूरत नहीं, गोपाल नाले ने कहा। यहीं रहो, इसे वापस लाया जाएगा। गोपाल नाले देवराज चौहान के साथ बाहर निकला। यह पहला मौका था 10 दिनों की कैद में से कि उसे इस प्रकार चलने का मौका मिला था, वरना तो नागरे कमरे की कुर्सी पर बैठकर ही उससे बात करता था और वो बंधा रहता था। कमरे से बाहर आते ही गोपाल नाले ने उसकी कलाई पकड़ी और राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान की निगाह आसपास घूम रही थी। पांव के नीचे लाल कारपेट बिछा था। हर जगह साफ सुथरी अच्छी लग रही थी। अभी तक उसे कोई और दिखाई नहीं दिया था। उसे नजरें घुमाते पाकर गोपाल नाले खतरनाक स्वर में कह उठा, भागने की मत सोचना। मेरे ख्याल में मुझे भागने का अच्छा मौका मिल सकता है, देवराज चौहान बोला। गोपाल नाले ने उसकी कलाई छोड़ी और ठिठक कर खतरनाक स्वर में कह उठा, जाओ, भाग जाओ। देवराज चौहान ने गोपाल नाले की आंखों में झांका। गोपाल नाले की आंखों में वहशी भाव नाच रहे थे। भागो, भागते क्यों नहीं? गोपाल नाले ने पुनः कहा। कसम से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है कि यहां से कोई भाग नहीं सकता तो मेरी कलाई क्यों पकड़ी थी? ताकि तुम भागने जैसा गलत कदम न उठा लो। तुम्हारी कलाई पकड़कर मैं तुम्हें मरने से बचा रहा था। इस वक्त तुम जहां हो यह मौत का घर समझो। बाहर निकलो तो मारे जाओगे। 20 खतरनाक निशानेबाज हर वक्त इमारत के आसपास रहते हैं। उन्हें पूरा आदेश है इस बात का कि कोई अनजान आदमी बाहर से इमारत में प्रवेश करने की कोशिश करे या भीतर से आता दिखे तो उसे फौरन शूट कर दो। वो ऐसा कई बार कर भी चुके हैं। कैद के दौरान तुम्हारे पास पहरा इसलिए रखा जाता है कि तुम अनजाने में मौत के गले न लग जाओ। नागरे साहब को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हारी देखरेख ज्यादा की जा रही है। ये जगह कहाँ है? नागरे साहब का फार्म हाउस है।
तो एकांत में है ये जगह। गोपाल नाले ने पुनः देवराज चौहान की बांह पकड़ी और दोनों आगे बढ़ने लगे। मेरी बात का विश्वास करना, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। मुझसे डर नहीं लगता कि मैं यहां से निकल गया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। गोपाल नाले ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें डरना पड़े। नागरे साहब की ताकत का ठीक से किसी को नहीं पता, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। जगमोहन भी यही है? हाँ। गोपाल नाले एक बंद दरवाजे के पास ठिठका, दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और देवराज चौहान के साथ भीतर प्रवेश कर दिया। यह कमरा ड्राइंग रूम जैसा था और ज्यादा बड़ा नहीं था। नागरे केलेवाला सामने ही लंबे सोफे पर बैठा था और सेंटर टेबल पर बोतल, 2 गिलास और प्लेट में नमकीन काजू रखे थे। आओ देवराज चौहान। नागरे केलेवाले के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। हमें अच्छे माहौल में बात करनी चाहिए। दोस्त बनाना है? कैद में रखकर? ऐसा करना भी जरूरी था। बैठो तो सही। देवराज चौहान उसके सामने सोफा चेयर पर बैठ गया। उसकी बात मानने के अलावा इन हालातों में और कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था कि उसके सामने खतरनाक इंसान बैठा है। गोपाल नाले ऐसी दिशा में दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया कि अगर देवराज चौहान कोई गड़बड़ करे तो उसे फौरन संभाल सके। देवराज चौहान ने एक निगाह गोपाल नाले पर डाली, फिर नागरे को देखा। नागरे ने बोतल खोली और दोनों गिलास तैयार करने लगा। बहुत सेवा भाव दिखा रहे हो, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूं। नागरे पुनः मुस्कुराया। विस्की पिलाकर? बातों में खाना पीना भी चले तो अच्छा रहता है। तलवार सिर पर टांग रखी है। देवराज चौहान ने गोपाल नाले पर निगाह मारी। और विस्की पिलाकर दोस्त? नाले, तुमने इसे बताया कि बाहर निकलते ही इसके साथ क्या होगा? नागरे गोपाल नाले से बोला। बताया, गोपाल नाले ने कहा। नागरे केलेवाला ने सिर हिलाया, फिर गिलास देवराज चौहान की तरफ सरकार कर बोला, यह तलवार तुम्हें मौत से बचाने के लिए है कि तुम फरार होने की सोचकर यहां से किसी तरह बाहर निकलो तो तुम्हारा शरीर गोलियों से छलनी हो जाएगा और मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसे में तुम्हें तब गोपाल नाले रोक लेगा जब तुम यहां से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ऐसा मैंने अभी सोचा नहीं, देवराज चौहान ने कहा। सोचना भी मत, कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। नागरे केलेवाला अपना सर उठाकर कह उठा। नागरे केलेवाला अपना गिलास उठाकर कह उठा। तू भी गिलास उठा, घूंट भर, नमकीन खा। ये गोवा से मंगवाता हूं काजू। अपना आदमी स्पेशल गोवा जाकर काजू लाता है। इधर जो मिलता है वो मुझे पसंद नहीं आता। देवराज चौहान ने गिलास उठाकर घूंट भरा और उसे वापस रख दिया। काजू खा, नागरे ने प्लेट की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने एक दाना उठाकर मुंह में डाला। क्या सोच रहा है तू इस वक्त? नागरे पुनः घूंट भरकर बोला। हाथ पांव सीधे करने के लिए जितनी देर की आजादी मिली है उससे मैं खुश हूं, देवराज चौहान ने कहा। तेरे मन में मेरे वास्ते बहुत गलत फहमी बैठ गई है। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तेरे को मालूम है मैं बहुत शरीफ खानदान का हूं। मेरे बाप दादा, उसके भी बाप दादा केले का बिजनेस करते थे। पीछे से कच्चा केला लाते और पकाकर बड़े भाव में बेचते। बढ़िया मुनाफा होता। पूरे मुंबई में अपने बाप दादा ने ही केला सप्लाई किया, पर 40 साल पहले बाप को केले में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हम फुटपाथ पर आ गए। मां मर गई। बहुत बुरा हुआ अपने साथ। बड़ा भाई मुरारे अमेरिका में जाकर पढ़ने को तैयार बैठा था और उधर खाने के पैसे नहीं थे। जल्दी पैसा चाहिए था। घर के हालात सुधारने के वास्ते मैं इस धंधे में आ गया। छोटा ही था मैं, 14-15 बरस का। पहले काम कुरियर का मिला, ड्रग्स के पैकेट को इधर उधर ले जाने का। मुरारे तब कॉलेज में पढ़ रहा था। उसकी फीस, किताबों का भार मैंने ही दिया। मुरारे के साथ अपने को बहुत प्यार है, बड़ा भाई है मेरा। फिर बाप मर गया। मुरारे पढ़ने के वास्ते अमेरिका चला गया और मैंने उसको पैसा भेजा। वो पढ़ा, खूब पढ़ा। इधर मेरा धंधा बढ़ गया। बहुत मेहनत किया मैं। इन बातों से मेरा क्या वास्ता, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तू डकैती मास्टर कैसे बना? कोई स्टोरी तो होगी तेरे पीछे। मैं अपनी बातें बाहरी लोगों के साथ नहीं बांटता। मैं बाहरी कहां, मैं तो तेरा दोस्त। काम की बात करो। मेरा इनकार सुनो और मेरे हाथ पांव बांधकर डाल दो। नागरे केलेवाला ने 2-3 काजू उठाकर मुंह में डाले। देवराज चौहान ने घूंट भरा। तू मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता? जगमोहन कहाँ है? इधर ही है।
मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों? देखना है उसे। वो ठीक हाल में है, मेरा भरोसा कर, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उसे पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दे उसे। देवराज चौहान बोला, मुझे भी इस तरह कैद रखकर तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बेशक जितनी भी कोशिश करके देख ले। तू जानता है कि सिक्के के दम पर मुगलों की दौलत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कई बार बता चुका हूं कि मैं जानता हूं पर बताऊंगा नहीं। नागरे केले वाला देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने काजू उठाकर मुंह में डालते हुए कहा, तेरी ये सेवा सत्कार सब नकली है, मुझसे काजू खाए नहीं जा रहे। नागरे ने जेब से सिक्का निकाला और टेबल पर रख दिया। उस सिक्के को देखते ही देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। ये तो मोहनदासा के पास था, देवराज चौहान बोला। अब मेरे पास है, देख तो, असली सिक्का है ना? देवराज चौहान ने सिक्का उठाकर उलट पलट कर देखा। असली है। देवराज चौहान ने सिक्का वापस टेबल पर रखा। तेरे सिक्का सामने देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मैं और सिक्का तेरी कैद में है। तू ऐसा क्यों सोचता है देवराज चौहान? हम पार्टनर बन जाते हैं, नागरे बोला। पार्टनर? आधे आधे के। मुगलों की जो भी दौलत मिलेगी वो हम आधी आधी बांट लेंगे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस सिक्के के दम पर हम कैसे मुगलों की कहीं रखी दौलत तक पहुंच सकते हैं। ये बात तुम नहीं जान सकते। आधे आधे के पार्टनर बनकर भी नहीं? नहीं। क्यों? अब तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तुम पर भरोसा करने की गलती मैं नहीं करूंगा। मैं इतना बुरा हूं? तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर मेरा दिल मत तोड़ो। मुझे पैसे की जरूरत है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है। मेरे भाई को पैसा चाहिए। मुरारे के बहुत काम रुके पड़े हैं। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। देख देवराज चौहान, तुम मेरी परेशानी कम करेगा तो मैं तेरी परेशानी कम। तभी नागरे का फोन बजा। नागरे केलेवाला ने गहरी सांस ली और मोबाइल निकालकर बात की। हेलो, ठीक हो? औरत की खनकती आवाज कानों में पड़ी। मुझे क्या होना था? आज तुमने टोनी पार्कर और मोहनदासा से मिलना था। वो तो शाम को मिलना था। बहुत जल्दी तुझे मेरा हाल पूछना याद आ गया। नागरे ने मुंह बनाया। भूली तो नहीं? छोड़, बंद कर। अब क्या कर रहे हो? देवराज चौहान से बात कर रहा हूं। सिक्का सामने रखा है, उसे आधे आधे पर तैयार कर रहा हूं। नहीं माना वो? मनवा रहा हूं। तुम तो माहिर हो सामने वाले को बातों में फंसाने में। वही कर रहा हूं। सिक्का कैसे हाथ लगा? टोनी पार्कर मेरे और दासा के बीच में आ गया। पार्कर ने सिक्का मेरे हवाले किया और दासा को मामले से बाहर कर दिया। गलती मोहन दासा की थी, पार्कर को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वो सीधा मेरे से बात करता तो दासा आसानी से बाहर हो जाने वालों में से नहीं है। पता है मुझको, पर यह मामला उसके और पार्कर के बीच का है, मेरे को कोई वास्ता नहीं। सिक्का तुम्हारे पास है तो मोहन दासा की नजरें तुम पर टिकी रह सकती हैं। वो मेरा बच्चा है, नागरे हंसा। मेरा एक चांटा पड़ेगा तो 10 पटकनियां खा जाएगा। बहुत बहादुर हो गए हो आप तो। उधर से औरत के नखरे भरी आवाज आई। बंद कर, काम की बात करने दे, कहकर नागरे ने फोन बंद किया और जेब में रख लिया। उसकी बातें सुन रहा था देवराज चौहान। तो तुम मोहनदासा से मिले और सिक्का लिया उससे, टोनी पार्कर की मार्फत। पार्कर ने दासा को मामले से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया और सिक्का तुम्हें दे दिया? हाँ, मुफ्त में। देवराज चौहान मुस्कुराया। नागरे ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। सिक्का तुम्हें देने की दासा या पार्कर की कुछ शर्तें भी होंगी? मुगलों की दौलत का हिस्सा तय हुआ होगा? सच बात है ये, नागरे ने फौरन सिर हिलाया। फिर तुम मेरे साथ आधे आधे में कैसे सौदा तय कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूं। पार्कर को तब तक मेरे आदमी मार देंगे, नागरे बोला। क्या पता तुम मुझे ही मार दो दौलत के सामने आते ही। सिर्फ मुझे मारकर तुम बहुत बड़ी दौलत के अकेले मालिक बन जाओगे, तो क्यों नहीं मारोगे मुझे? देवराज चौहान का स्वर शांत था। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम विश्वास के लायक हो ही नहीं। गलत कहता है तू मेरे पे भरोसा कर। मेरे को मुरारे के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। अगर बात 150 करोड़ की होती तो मैं दे देता, परंतु उसे मैं तेरी बातों में फंसने वाला नहीं नागरे। तेरे को लगता है कि मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूं? नागरे ने सर हिलाकर कहा। ऐसा नहीं है। चल उठ, मैं तेरे को दिखाता हूं। वो देखकर तेरे को पता चलेगा कि मुझे मुगलों की दौलत की क्यों जरूरत है।
मुरारे के सारे काम रुके हुए हैं। ये मामला तू आधे आधे पर मान जाता है तो कभी नहीं। उठ, नागरे केले वाला उठता हुआ बोला। तेरे को कुछ दिखाता हूं, बाकी बात उसके बाद करेंगे। देवराज चौहान ने गिलास खाली किया और खड़ा हो गया। क्या दिखाना चाहते हो तुम? देवराज चौहान बोला। फिक्र मत कर, मैं तेरे को रेप करने नहीं ले जा रहा। नागरे मुस्कुराया। मैं तेरी किसी भी बात में नहीं फंसने वाला। मैं तेरे को फंसा नहीं रहा, कुछ दिखाकर समझाऊंगा कि मेरे को पैसे की जरूरत किस वास्ते है। कितना बड़ा काम हो रहा है, मेरे साथ मिल जाएगा तो हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। राज? विश्वास कर मेरा, दुनिया पर राज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ तो सही, बात बाद में करना, पहले देख लो जो मैं तेरे को दिखाना चाहता हूं। कहने के साथ ही नागरे झुका और टेबल पर रखा सिक्का उठाकर जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी गोपाल नाले ने करीब आकर देवराज चौहान की कलाई थाम ली। देवराज चौहान ने गोपाल नाले को देखा। तेरी जिंदगी बचाए रखने के लिए कलाई पकड़ी है तेरी, गोपाल नाले ने सामान्य स्वर में कहा। किसी भी वक्त मौका सही पाकर तू फरार होने की चेष्टा करेगा और इस जगह से बाहर निकलते ही मारा जाएगा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं, देवराज चौहान बोला। ऐसे इरादे अचानक ही बनते हैं। मेरी कलाई छोड़ दे, मैं भागूंगा नहीं। गोपाल नाले ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा। अगर तू यहां से भाग सकता तो चिंता नहीं थी, मैं तुझे दोबारा पकड़ लाता, पर बात तेरे मरने की है। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने उसके इंतजार में नागरे खड़ा था। आ, नागरे मुस्कुराकर बोला। मैं तेरे को जो बताने जा रहा हूं वो नाले के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं जगमोहन से मिलना चाहता हूं। वो भी हो जाएगा, पहले तू मेरी बात पे ध्यान दे। गोपाल नाले सतर्कता से देवराज चौहान पर नजर रख रहा था। तीनों आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों बाद वो एक लिफ्ट में प्रवेश कर गए। दरवाजा बंद हो गया। नागरे ने लिफ्ट का एक बटन दबा दिया तो उसी वक्त हल्का सा झटका लगा और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी। मुझे पूरा भरोसा है देवराज चौहान कि तू मेरी बात समझेगा कि तू भविष्य में क्या करने वाला है, कि भविष्य में मैं क्या करने वाला हूं। देखना, तू अपनी भी सारी दौलत लाकर देगा इस काम के लिए, ये काम जल्दी पूरा हो। देवराज चौहान ने नागरे के चमक भरे चेहरे को देखा, कहा कुछ नहीं। तभी हल्के से झटके के साथ लिफ्ट थम गई, फिर दरवाजे खुले। तीनों बाहर निकले। ये 4 फुट की चौड़ी गली थी, लाइटें ऑन थी। वहां सन्नाटा सा छाया लग रहा था। उनके कदमों की मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। नागरे आगे था, फिर देवराज चौहान, उसके बाद गोपाल नाले। 20 कदम आगे जाते ही सामने 3 रास्ते दिखे। वे तीनों सामने के रास्ते पर बढ़ते हुए एक हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। वहां कुर्सियां टेबल वगैरह बिछे हुए थे। टेबल पर एक चीता लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। नागरे सीधा चीते वाली टेबल पर पहुंचा। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े चीते को देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी जगह पर चीते के मौजूद होने का मतलब क्या है। गोपाल नाले 4 कदम पहले ही रुक गया। ये क्या है देवराज चौहान? नागरे केले वाला ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। चीता है। इस वक्त ये क्या कर रहा है? नींद में हो सकता है। पागल है तू। चीते जैसा जानवर कभी भी ऐसी नींद में नहीं होता कि कोई उसके पास आ पहुंचे और वो ना उठे। तू कहना क्या चाहता है नागरे? ये मरा हुआ भी हो सकता है। नागरे हंसा, फिर बोला, ये ना तो नींद में है और ना मरा हुआ है, ये देख। कहने के साथ ही नागरे ने हाथ आगे बढ़ाया और चीते की गर्दन के आसपास फेरते हुए किसी चीज को टटोला, फिर हाथ पीछे कर लिया। अगले ही पल चीते के शरीर में हरकत हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। उन पर नजर मारी। चीते की खूनी आंखें देखकर देवराज चौहान को लगा कि वो अभी उस पर छलांग लगा देगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीते ने टेबल पर से छलांग लगाई और फर्श पर आ पहुंचा। वो करीब 6 फुट लंबा था और सेहतमंद था। चलता तो उसकी मांसपेशियां आकर्षक ढंग से झटकने लगती। उसने अंगड़ाई ली और वहां पर घूमने लगा। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर नागरे को देखा। अगर तुम मुझे चीता दिखाने यहां लाए हो तो मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत प्रभावित हुआ। नागरे ठठाकर हंस पड़ा। ये सिंथेटिक चीता है। सिंथेटिक चीता? देवराज चौहान ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, ये असली चीता नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ये असली है, देवराज चौहान के होंठों से निकला।
ये नकली चीता है, सिंथेटिक चीता। खिलौने से बच्चों को बहलाया जाता है, परंतु ये बड़ों का खिलौना नहीं, बल्कि बड़ों का ये घातक हथियार है। नागरे कहता जा रहा था, इसमें सब कुछ चीते जैसा है, परंतु कुछ भी चीते जैसा नहीं है। ये कहकर नागरे आगे बढ़ा और चीते के पास पहुंचकर उसकी पीठ पर कुछ टटोलने लगा। चीते ने नागरे को देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। तभी नागरे के हाथ में चीते की खाल उधड़ती चली गई। नागरे के हाथ में 1 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा चीते की पीठ का खाल का टुकड़ा था। चीते पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो पहले की तरह इधर उधर टहल रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। नागरे खाल थामे देवराज चौहान के पास पहुंचा और उसे देता हुआ बोला, इसे चेक करो। देवराज चौहान ने खाल के उस टुकड़े को हाथ में लेकर चेक किया। वो बिल्कुल चीते की खाल की तरह थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो चीते की खाल नहीं थी, परंतु खाल के नीचे की तरफ चिपकने वाली चीज लगी हुई थी, यानी कि इसे पुनः पहले की ही तरह चीते की पीठ पर चिपकाया जा सकता था। होंठ सिकोड़े देवराज चौहान आगे बढ़ा और चीते के पास पहुंचा। पीठ के उस हिस्से को देखा जहां से खाल उतारी थी। वहां भी चिपकाने वाली चीज लगी हुई थी। हाथ में पकड़ी खाल के हिस्से को ठीक तरह ऊपर रखकर दबा दिया जाए तो वो पुनः पहले की ही तरह खाल दिखाई देने लगेगी। ये नई बात थी देवराज चौहान के लिए। तभी देवराज चौहान की निगाह उस जगह पर जा टिकी जहां से खाल हटाई गई थी। वहां से चीते के भीतर तक का शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चीते की नाड़ियों में दौड़ता खून और धक धक करता दिल भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अपलक सा देखता रह गया देवराज चौहान। चीते के शरीर का भीतर का नजारा सब दिखाई दे रहा है ना? नागरे उसके करीब आ गया था। देवराज चौहान ने पलट कर नागरे से कहा, ये सब क्या है? चीता है, परंतु सिंथेटिक चीता। इसकी नाड़ियां, दिल, हड्डियां, आंखें, कान, मुंह सब कुछ सिंथेटिक है, यानी कि नकली। इसे बनाने के बाद इसके शरीर पर सिंथेटिक लेयर चढ़ाकर ऊपर खाल लगा दी गई है। ये असली चीतों से भी ज्यादा सेहतमंद है। असली चीतों की तरह इसका दिल धड़कता है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने हो रहा है। नागरे केले वाला शान से मुस्कुराया। देवराज चौहान के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वो बोला, सिंथेटिक चीजें माना कि किसी तरह बना ली, परंतु किसी को चलाया फिराया नहीं जा सकता जैसा कि ये चीता चल रहा है। यह असंभव बात है। नागरे ने छाती फुला ली। चेहरा गर्व से भर गया। तुम कहते हो कि यह असंभव बात है, परंतु तुम्हारे सामने ही सब कुछ संभव हो रहा है। नागरे ने छाती ठोक कर कहा, तुम सोचोगे कि नकली चीते का दिल कैसे धड़क सकता है, परंतु धड़क रहा है, क्योंकि दिल के पास नाड़ी में पेसमेकर, दिल को धड़काने वाला यंत्र लगा हुआ है, जो कि चीते के पूरे शरीर की नाड़ियों में खून का प्रवाह करता है। सब कुछ असली की तरह होता है। चीते की गर्दन के नीचे छोटा सा स्विच लगा रखा है। उसे बंद कर दिया जाए तो पेसमेकर काम करना बंद कर देता है और चीता कोई भी हरकत नहीं कर सकता, जैसा कि तब था जब हम कमरे में आए थे। मैंने स्विच ऑन किया तो ये चलने फिरने लगा। अब तुम सोचोगे कि इसे चलने फिरने की ताकत कहां से मिलती है? हाँ, तो ये देखो। नागरे आगे बढ़ा और पूंछ के पास के एक हिस्से को खास ढंग से दबाया तो वो हिस्सा खुल गया। तो नागरे ने भीतर हाथ डालकर माचिस के आकार की छोटी सी बैटरी निकालकर दिखाई। यह बैटरी जो सिंथेटिक चीते में ताकत भरती है, यानी कि उसे चलने फिरने की शक्ति देती है। यह बैटरी 6 महीने तक लगातार काम करती है। जब कमजोर पड़ने लगती है तो बैटरी को 2 दिन चार्ज किया जाता है। उसके बाद ये 6 महीने तक लगातार काम करती है। एक बैटरी को इस तरह 5 बार यानी कि 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। देवराज चौहान बात सुनता हुआ चीते को देख रहा था। बैटरी निकलते ही चीता जहां का तहां ठहर गया था। अब उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। गर्दन आगे करके उसने चीते के ट्रांसपेरेंट शरीर के भीतर झांका तो सिंथेटिक नाड़ियों में दौड़ता हुआ खून भी रुक चुका था। नागरे केले वाला ने पुनः बैटरी को चीते की पूंछ के पास लगाते हुए बोला, इस चीते को खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत बैटरी है। ये 10-12 फुट लंबी छलांग लगा सकता है। सामने वाले को मिनटों में चीर फाड़ सकता है। बिना थके लगातार इससे काम लिया जा सकता है। यूं समझो कि चीते के रूप में इंसान ने बनाई मशीन है ये। चूंकि इसे चीते की तरह बनाया गया है तो ये चीते का काम करेगा। इस वक्त ये हमला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस वक्त इसे इस बात का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कौन देता है? मुरारे, मेरा भाई।
देवराज चौहान नागरे को देखने लगा। ये सब किसने बनाया है? मुरारे ने। वो इसे कैसे ऑर्डर देता है? देवराज चौहान ने पूछा। ऐसे। नागरे आगे बढ़ा और चीते के कान के पास चंद पल व्यस्त रहा। फिर जब पीछे हटा तो हाथ की उंगलियों में नन्ही सी चिप दबी हुई थी। ये चिप है, देख रहा हूं। देवराज चौहान ने सर हिलाया। चीते के कृत्रिम मस्तिष्क में ये चिप फिट की जाती है। दिमाग को इस चिप से ही ऑर्डर मिलता है कि उसे क्या करना है। ऑर्डर एक खास मशीन द्वारा इस चिप में भरे जाते हैं। अभी तक मुरारे ने इस चिप में इतना ही भर रखा है कि घूमना फिरना है और सबको दोस्त समझना है। यानी कि चीते के दिमाग में ये चिप है। सिंथेटिक चीता वही करेगा जो इस चिप में भरा जाएगा। इसे कभी भूख नहीं लगती, ये लगातार काम कर सकता है। ये तो शानदार चीज है, परंतु इसको बनाने का क्या फायदा? नागरे ने चिप वापस चीते के मस्तिष्क में फिट कर दी। फिर देवराज चौहान के हाथों से लेकर चीते की पीठ पर वहां से निकाली खाल का टुकड़ा चिपका दिया। अब नागरे के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, शानदार चीता नहीं, मेरा भाई मुरारे है। देवराज चौहान की निगाहें नागरे पर थी। आओ, बैठो उधर। नागरे एक टेबल के पास पहुंचा और कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान उसके सामने जा बैठा। तू मेरे भाई के बारे में जानना चाहता होगा कि उसने ये सब कैसे किया। कोई हर्ज ना हो तो बता दो। नागरे केले वाला ने सर हिलाकर कहा, उठ। मैं तेरे को बताया था कि मुरारे मेरा बड़ा भाई है। यहां से कॉलेज करके वो अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहता था और हमारी हालत उन दिनों बुरी थी, तो मैंने जुर्म की दुनिया में पांव रखा। मुरारे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। मैं उसे पैसे भेजता रहा, वो पढ़ता रहा और एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। देवराज चौहान की निगाहें नागरे पर थी। अमेरिकी सरकार में मुरारे ने अपनी जगह बना ली। मुरारे अपनी लगन का पक्का था और प्रयोग करने में व्यस्त रहा। पागलों जैसी लगन है मुरारे में। 5 साल पहले शायद वो जो कुछ पाना चाहता था वो उसने पा लिया। उसने अमेरिका सरकार को यह कहकर चौंका दिया कि वो इंसान का निर्माण कर सकता है। तुम्हारा मतलब कि आदमी बना सकता है तुम्हारा भाई? यही बात। उसकी बात से अमेरिकी सरकार में हड़कंप मच गया। एक कमेटी बनाई गई जो कि मुरारे से पूछताछ करके उसकी सत्यता की जांच कर सके। तब तक मुरारे उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली बना चुका था, ठीक इसी चीते की तरह बिल्ली बना चुका था। उसने जांच कमेटी में अपना कारनामा दिखाया। सब हैरान रह गए ये सब देखकर। मुरारे ने उन्हें बताया कि इसी तरह वो इंसान बना सकता है, सिंथेटिक इंसान जिसे भूख नहीं लगेगी, जो कभी भी थकेगा नहीं और वो उन कामों को पूरा करेगा जो चिप में दर्ज करके चिप को उसके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। ऐसे इंसानों को सैनिक बना सकते हैं और युद्ध के नाजुक क्षेत्रों में भी भेज सकते हैं। सिंथेटिक व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर मानव बम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नौकर के रूप में वो घर पे काम कर सकता है, कार ड्राइव कर सकता है, प्लेन उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकता। इंसान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें दिल होता है, भावनाएं होती हैं। नाजुक मौके पर पीछे हट जाता है। परंतु सिंथेटिक इंसान में भावनाएं नहीं होंगी। उसका दिल सिर्फ शरीर चलाने का काम करेगा। दिमाग वही काम करेगा जो काम चिप द्वारा उसे करने को कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुरारे ने बताया कि जब सिंथेटिक इंसान के काम के दौरान किसी उलझन में पड़ता दिखेगा तो लाखों मील दूर बैठकर भी उसके मस्तिष्क में लगी चिप में नए निर्देश डाले जा सकते हैं। बहुत खूब, देवराज चौहान के होठों से निकला। बिल्ली के रूप में मुरारे का काम सबके सामने था। सब हैरान थे और मुरारे उन्हें बता रहा था कि सिंथेटिक इंसान वो ऐसा बनाएगा कि उसकी पहचान करना बेहद कठिन होगा कि वो असली है या नकली। उसके होठों से दुनिया भर में जिस भाषा में बात करनी हो वैसी भाषा प्रोग्राम करके उसके मस्तिष्क की चिप में भर दी जाएगी। यानी कि मुरारे का बनाया इंसान भगवान के बनाए इंसान से बेहतर काम करेगा। एक ही कमी होगी उसमें कि भगवान का बनाया इंसान सोच सकता है, खुद फैसले ले सकता है, परंतु मुरारे के बनाए इंसान में चिप द्वारा काम करने के ऑर्डर भरने होंगे। परंतु ये बात हमारे लिए बेहतर है क्योंकि हम सिंथेटिक इंसान को किसी भी काम के लिए गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कभी खाने को नहीं मांगेगा, वो थकेगा नहीं, उसे नींद या आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देवराज चौहान दिलचस्पी से नागरे की बातें सुन रहा था। समझ रहे हो देवराज चौहान? नागरे ने टोका। हाँ। कैसा लग रहा है सुनकर ये सब? विश्वास नहीं होता। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे सामने चीता है, फिर भी अविश्वसनीय सा लग रहा है। आधा घंटा और मेरे साथ रहोगे तो विश्वास आ जाएगा, मुरारे ने गर्दन हिलाकर गंभीर स्वर में कहा। तो मैं तुम्हें मुरारे के बारे में 5 साल पहले की अमेरिका की बात बता रहा था। मुरारे के इंसान बनाने की बात से सबकी फूंक सरक गई। उदाहरण के तौर पर उसने बिल्ली बना रखी थी। जानता है बिल्ली कैसे बनाई? बहुत महंगी बनी थी, करोड़ों रुपया मुझसे मंगवाया मुरारे ने। क्योंकि ये उसका पहला प्रैक्टिकल काम था, खर्चा ज्यादा हुआ। कुछ पैसा अमेरिकी सरकार का भी था, जो कि रूटीन में उसे प्रयोगों के लिए मिलता था। खैर, तब सबने उससे पूछा कि वो इंसान कैसे बनाएगा, क्या क्या चीज इस्तेमाल करेगा। मुरारे ने विस्तार से और बारीकी से सब कुछ लिखकर जांच कमेटी को दिया। मुरारे बताता है कि उससे इस तरह पूछताछ की गई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मुरारे के शब्दों में, चूंकि वो इंडियन था, इसलिए जांच कमेटी ये हजम नहीं कर पाई कि इंडियन इतना आगे कैसे निकल सकता है। परंतु इतना तो समझ ही गए कि अगर मुरारे वास्तव में सिंथेटिक इंसान बनाने में कामयाब हो गया तो दुनिया में जबरदस्त क्रांति आ जाएगी। सिंथेटिक जवानों की फौज बनाई जा सकती है। जगह जगह सिंथेटिक इंसान काम पर लगाए जा सकते हैं, जिनकी पहचान कर लेना आसान नहीं होगा। उनसे ऐसे ऐसे काम लिए जा सकते हैं जो कि इंसान भूख लगने या थकान हो जाने की वजह से कभी नहीं कर पाता। मंगल पर, शुक्र पर, अन्य ग्रहों पर इन्हें भेजा जा सकता है, जहां सर्दी गर्मी का इन्हें एहसास नहीं होगा। लंबे सालों के सफर पर इन्हें भूख नहीं लगेगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। ब्रह्मांड में नए नए ग्रह और नई जगहें तलाश करेगा। अंतरिक्ष यान की ही जरूरत होगी इन्हें, यानी कि दुनिया का हर कठिन और असंभव काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। नागरे केले वाला ठिठका। देवराज चौहान गंभीरता से उसकी बात सुन रहा था। बोला, मुझे सिगरेट मिलेगी? नाले के पास है। नागरे ने गोपाल नाले को देखा। गोपाल नाले फौरन आगे बढ़ा और देवराज चौहान को सिगरेट दे दी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। नाले पीछे होता चला गया। मेरी बातें तेरे पल्ले पड़ रही है ना? नागरे देवराज चौहान से बोला। बहुत। फिर ठीक है। नागरे सिर हिलाकर कह उठा। तो उसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से मुरारे के पास आदेश आया कि वो सिंथेटिक इंसान तैयार करे। सरकार की तरफ से इस काम में कुछ सहायक लोग भी भेज दिए गए। उनमें से एक टिमी जॉनसन नाम के वैज्ञानिक को हर समय साथ रखेगा। मुरारे ने सरकार की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि वो खुद भी सिंथेटिक इंसान का निर्माण करने के लिए उत्सुक था। परंतु सरकार द्वारा टिमी जॉनसन को उसके साथ चिपका देना उसे अखरा, जबकि उसके ख्याल में टिमी जॉनसन नाम के वैज्ञानिक को उसके साथ नहीं लगना चाहिए था। यह उसका व्यक्तिगत आविष्कार था। जो भी हो, मुरारे ने सिंथेटिक इंसान का निर्माण करना शुरू कर दिया। टिमी जॉनसन हर पल मुरारे के साथ रहता और दिलचस्पी के साथ उसके काम में हाथ बटाता। इंसान के शरीर का हर पुर्जा सिंथेटिक बनाया गया। चूंकि मुरारे सिंथेटिक इंसान का निर्माण पहली बार कर रहा था, इसलिए एक इंसान को बनाने में उसे 2.5 से 3 साल का वक्त लगा। और वो ये जानता था कि जब काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो एक साथ इंसानी पुर्जे ज्यादा संख्या में तैयार होंगे और महीनों में तब 100-200 इंसान तैयार किए जा सकते हैं, या इससे भी ज्यादा। देवराज चौहान ने कश लिया। नजरें नागरे पर थी। सारा मामला उसे दिलचस्प लग रहा था। नागरे ने गंभीर स्वर में पुनः कहना शुरू किया। मुरारे ने, मेरे भाई ने, बहुत शानदार सिंथेटिक इंसान बनाया। वो मुझे बताता रहता था कि कितना काम पूरा हो गया, क्या क्या बाकी है। हम भाइयों में बहुत प्यार है। सुनकर मैं खुशी से झूमता कि मेरा भाई कितना होनहार है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन मन में हैरानी जैसी बात थी कि कोई सिंथेटिक इंसान कैसे बनाया जा सकता है जो कि इंसानों की तरह काम करता। यह बात मेरी समझ से तब बाहर थी, पर मैं अक्सर मुरारे का जोश बढ़ाता। वो सिंथेटिक इंसान बनाने में सफल हो गया। 3 साल लग गए। टिमी जॉनसन मुरारे के साथ काम करता रहा और उसने सब कुछ सीख लिया कि सिंथेटिक इंसान बनाने के लिए क्या क्या और कैसे काम करना होता है। उसके बाद मुरारे ने बैटरी, दिमाग को लगाने वाली चिप और भी जो जरूरी चीजें थी वो लगाकर उसे इंसान के रूप में
इस्तेमाल किया। टिमी जॉनसन की हवा सिरक गई ये देखकर कि वो इंसानों से बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। ये सब बातें मुरारे मुझे फोन पर बताता था। वो बहुत खुश था, परंतु उसकी खुशी को ग्रहण लग गया। क्या हुआ? देवराज चौहान के होठों से निकला। टिमी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति का रिश्तेदार था, इसलिए सरकार ने चुपचाप उसका साथ दिया और मुरारे को उसी लैब में नजरबंद कर दिया। हफ्ते बाद उसने टीवी पर खबर सुनी कि टिमी जॉनसन वैज्ञानिक ने सिंथेटिक इंसान को बनाने में सफलता पा ली। शायद कुछ साल पहले ये खबर मैंने भी सुनी थी, देवराज चौहान ने कहा। 2 साल पहले सुनी होगी, तब तो तू सोच भी नहीं सका होगा कि इसके पीछे मुरारे का हाथ है, नागरे ने अफसोस भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान चुप रहा। नागरे पुनः बोला। टीवी पर यह खबर सुनते ही मुरारे का खून खौल उठा। गुस्से में पागल हो गया था वो। जिंदगी भर की उसकी मेहनत को कोई और ले उड़ा। अमेरिकी सरकार ने उससे दगाबाजी की। मुरारे अपना सिर दीवारों से मारने लगा। वो समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कि यह आविष्कार उसने किया है। वो बाहर नहीं जा सकता था। बाहर अमेरिकी सेना के जवान हर समय तैयार रहते थे। खाना बनाने के लिए 2 नौकर वहां थे। खाने का सामान सरकार की तरफ से आता था। वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वो कैदी था। बाहर नहीं जा सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। वहां के सारे फोन हटा दिए गए और मुझसे बात करने के लिए मुरारे के पास मोबाइल भी नहीं था, जबकि मैं रोज बात करता था मुरारे से। नहीं तो दिन में एक बार तो बात होती ही थी। मुरारे से संबंध ना बनता पाकर इधर मैं भी परेशान हो उठा। टीवी पर उधर मुरारे देखता कि टिमी जॉनसन अपना आविष्कार के बारे में बढ़ चढ़कर बोलता है। इधर मुरारे का खून खौलता कि ये इंसान झूठा है। उसकी मेहनत पर अपना नाम चिपका लिया। पर देवराज चौहान है तो वो मेरा ही भाई। हम दोनों में एक ही खून दौड़ता है, साबित कर दिया मुरारे ने। खतरनाक भाव नाचे नागरे के चेहरे पर। क्या किया तुम्हारे भाई ने? आविष्कार तो मुरारे का ही था। सिंथेटिक इंसान का जन्मदाता तो जन्मदाता ही होता है। जैसा कहते हैं ना कि माँ एक ही होती है, दूसरी कोई माँ नहीं बन सकती। मुरारे लैब में ही नजरबंद था। लैब में ही 4 कमरे थे जहां वो रहता था। सारा सामान लैब में पड़ा था। उसने वो खास मशीन जिसमें सिंथेटिक इंसान के दिमाग में लगाई जाने वाली चिप लगाकर उसे काम करने के आदेश भरे जाते थे, उस मशीन पर काम करना शुरू कर दिया और 15 दिन लगाकर उस मशीन में कुछ बदलाव किए। और एक बार सिंथेटिक इंसान बनाने के दौरान उसके जन्मदिन पर खींची गई तस्वीर से टिमी जॉनसन की तस्वीर का चेहरा काटकर उसे स्कैन करके चिप के लिए संदेश भेजा कि इस चेहरे वाले व्यक्ति को जान से मार दो। देवराज चौहान के होंठ सिकड़े। ऐसा हो सकता है क्या? देवराज चौहान ने पूछा। पहले नहीं हो सकता था, परंतु 15 दिन की मेहनत के बाद बदलाव करके उसने मशीन को इस काबिल बना लिया था कि काम के दौरान भी, चिप लगी होने के दौरान भी सिंथेटिक इंसान को नए ऑर्डर भेजे जा सके। मुरारे का कहना है कि उसे भी भरोसा नहीं था कि उस संदेश को चिप ग्रहण कर लेगी, पर अगले दिन पता चला कि काम हो गया। कैसे पता चला? टीवी देखकर। अगले दिन शाम को टीवी पर बताया जा रहा था कि अमेरिका के महान वैज्ञानिक टिमी जॉनसन को उनके द्वारा निर्मित सिंथेटिक इंसान ने पटक पटक कर मार दिया। तब वहां और भी लोग थे जिन्होंने महान वैज्ञानिक को बचाने की चेष्टा की, परंतु वो इतना ताकतवर रहा कि टिमी जॉनसन को बचाया नहीं जा सका। टिमी जॉनसन के अलावा सिंथेटिक व्यक्ति ने किसी अन्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनते ही मुरारे समझ गया कि उसकी कोशिश सफल रही। उसी वक्त खबरों में बताया गया कि सिंथेटिक इंसान को सुरक्षा के नाते निष्क्रिय कर दिया गया है। मुरारे बताता है कि तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि सिंथेटिक इंसान को बनाकर वो कितना ताकतवर बन गया था। पहले तो उसका इरादा सिंथेटिक इंसान के आविष्कार को अमेरिका को समर्पित करने का था, परंतु अमेरिका की दगाबाजी देखकर उसका मन खट्टा हो गया। वो जानता था कि अब अमेरिका की सरकार उससे पूछेगी कि ऐसा क्यों हो गया। ये ही हुआ। अगले दिन से अमेरिकी अफसर उसके पास पूछताछ के लिए आने लगे, परंतु मुरारे ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके आते ही उन्हें गालियां देने लगता। ऐसे ही चलता रहा। देवराज चौहान ने कश लिया। नागरे के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। गोपाल नाले कुछ कदमों पर सतर्क और शांत खड़ा था। देवराज चौहान, इधर मैं परेशान था कि मुरारे से बात क्यों नहीं हो पा रही। उसके सारे नंबर बेकार क्यों हो गए और उसका फोन भी क्यों नहीं आता। मैंने एम्बेसी से मुरारे के बारे में जानकारी पानी चाही तो कोई खबर नहीं मिली। वो मेरे चक्कर लगवाते रहे, परंतु कोई जवाब नहीं दिया।
यही कहने लगे कि इस नाम के आदमी की शिनाख्त नहीं हो पा रही। जो पता मैंने बताया वहां इस नाम का आदमी नहीं रहता था। मैं समझ गया कि साले झूठ बोल रहे हैं। तब कोई रास्ता न पाकर मैंने गोपाल नाले और हेमंत व्यास को अमेरिका भेजा। इनका वीजा लगवाने के लिए मुझे 50 लाख रिश्वत देनी पड़ी, तब जाकर टूरिस्ट वीजा लगा। देवराज चौहान ने गोपाल नाले पर नजर मारी। नागरे ने कहना जारी रखा। नाले और हेमंत अमेरिका पहुंचे तो 4 दिन बाद मुझे नए हालातों की जानकारी मिली। तड़प उठा मैं कि मेरे भाई को साले अमेरिका ने खामखा कैद कर रखा है। मैं नाले को बोला कि मुरारे को कैद से निकालकर इंडिया लाना है। नाले ने कहा कि 15-20 मिलिट्री के लोग वहां हमेशा मौजूद रहते हैं। मैंने कहा कि पैसे की फिक्र मत करे, मैं वायर ट्रांसफर से जितना पैसा कहेगा भेज देता हूँ। वहां के किसी गैंग को किराए पर लेकर ये काम करे और खुद मामले में दखल ना दे। नागरे ने मुस्कुराकर नाले को देखकर कहा, पढ़ा लिखा है नाले, समझदार है, हमेशा ये समझ जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि इसकी गर्दन पकड़कर डांट लगाऊं, पर डांटने का मौका ही नहीं देता। तो नाले ने तुम्हारे भाई को वहां से आजाद कर लिया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, इसके लिए मुझे $10 करोड़ अमेरिका भेजने पड़े, पर काम हो गया। वो गैंग वास्तव में काबिल था। उन्होंने वहां फैले आधे मिलिट्री वालों को मार दिया, बाकी मजबूरी में भागे। मुरारे को वहां से निकालकर उसे नाले और हेमंत के हवाले कर दिया। मुरारे को जब नाले ने बताया कि उसे इंडिया से उसके भाई नागरे ने भेजा है, तो उसे चैन आया। मुरारे की फोन पर मेरे से बात हुई। मुरारे आजाद होकर बहुत खुश था और प्यार से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नाले को बोला कि मेरे भाई को सही सलामत लाकर मेरे सामने खड़ा कर। नोट मेरे लगे, समझदारी नाले ने दिखाई। 2 महीने का वक्त लगा। नाले और हेमंत मुरारे को लेकर हिंदुस्तान पहुंचे। मुरारे जब तक मेरे पास ना पहुंचा मुझे चैन ना मिला। मुरारे के आने से पहले ही अमेरिकी दूतावास वाले मेरे पास कई चक्कर लगा गए कि मुरारे मेरे पास तो नहीं आया। मैं कमीनों को प्यार से टरकाकर वापस भेज देता। ऐसे ही चलता रहा, फिर उनका आना बंद हो गया। अमेरिका वाले मुझ पर नजर ना रखते हो, इसलिए मुरारे को छिपा कर रखता हूं। वो तुम्हारे पास है? तभी तो उसने चीता बनाया, सिंथेटिक चीता। नागरे मुस्कुराया। सिर्फ 3 महीनों में उसने चीता तैयार कर दिया। तेरे को मेरी सारी बातें सुनकर कैसा लगा? ये जानकर अच्छा लगा कि इतना बड़ा आविष्कार करने वाला हिंदुस्तानी है, और इस वक्त मैं इतने बड़े वैज्ञानिक का कारनामा देख रहा हूं। देवराज चौहान की निगाहें चीते की तरफ गई। मेरा भाई है मुरारे, बहुत काबिल इंसान है, नागरे छाती फुलाकर बोला। इसमें कोई शक नहीं, देवराज चौहान ने स्वीकारा। मिलेगा मुरारे से? क्यों नहीं, वो यहीं पर रहता है? देवराज चौहान ने पूछा। ये मत पूछ कि वो कहां रहता है, मैं उसे किसी ऐसे ठिकाने पर नहीं रखता। मैंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरा बदलवा दिया है कि अमेरिका वाले उसे पहचान ही ना पाए, ढूंढ न सके। मुझे अपने भाई की बहुत चिंता है। मैं उसे हर बुरी नजर से दूर रखना चाहता हूं। एक बार तो वो बच गया, शायद दोबारा वो मुसीबत से ना बचे। ये अपना नाले भी मुरारी का असली चेहरा नहीं जानता। मुरारी इधर उधर घूमता है, जिंदगी में मजे लेता है। अब उसकी ऐश के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। वो मुझसे भी मिलने आता रहता है, मेरे बहुत से लोग मिलते हैं। नाले भी नहीं जान पाता कि मिलने वालों में कौन सा मेरा भाई मुरारे है। क्यों नाले? गोपाल नाले मुस्कुरा पड़ा। चल तेरे को मैं कुछ दिखाता हूं। नागरिक केले वाला उठ खड़ा हुआ। क्या? मुरारे का कमाल। नागरे मुस्कुराया। सिंथेटिक इंसान। क्या? देवराज चौहान हैरानी से बोला। तुम्हारे भाई ने यहां भी सिंथेटिक इंसान बनाया? हाँ, 2-3 महीनों में सिंथेटिक इंसान तैयार कर लिया था। पहले चीता तैयार किया, फिर सिंथेटिक इंसान तैयार किया। इसी में मेरा 4 करोड़ रुपया लग गया। देवराज चौहान उठा। दोनों सामने नजर आ रहे एक दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गोपाल नाले सावधानी से उनके पीछे था। नागरे ने दरवाजा खोला और देवराज चौहान के लिए भीतर प्रवेश कर गया। गोपाल नाले दरवाजे की चौखट पर ही ठिठक गया, परंतु इस बात के प्रति पूरी तरह से सजग था कि देवराज चौहान कोई चालाकी न कर दे, नागरे पर वार न कर दे, यहां से भागने की चेष्टा न कर दे। वो साधारण सा कमरा था, एक तरफ दीवार से सटाकर बेड रखा था, उस पर एक व्यक्ति नींद में लग रहा था। नागरे मुस्कुराता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंचकर ठिठका। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति को देखा। वो 25 वर्ष का युवक लग रहा था, किसी अच्छे घराने का था। सिर के बाल आज के युवकों की तरह लंबे थे,
कद 5'11" के करीब लग रहा था। सिंथेटिक इंसानों में एक बड़ी खासियत होती है कि उनका शरीर खराब नहीं होता। हम इंसानों की मौत हो तो शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। मुरारे कहता है कि उसका इंसान बनाने वाला आविष्कार अभी शुरुआती स्टेज पर है। वो भी इसमें कई काम नए जोड़ेगा, जैसे किसी का हम शक्ल तैयार करना। पहले जो इंसान अमेरिका को बनाकर दिया था उसमें एक चीज नहीं थी, परंतु इस इंसान में उसने एक नई चीज जोड़ दी है, नागरे ने कहा। देवराज चौहान ने निगाह बेड पर सोए युवक पर थी। ये तुम्हारे भाई का बनाया सिंथेटिक इंसान है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। विश्वास नहीं होता? देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाकर उस युवक के शरीर को छुआ। कई बार देखा, परंतु वो पूरी तरह इंसान का ही शरीर लगा। कहीं से भी कृत्रिम का एहसास नहीं हुआ। नागरे हौले से हंसा। ये नींद में है क्या? इसे ऑफ कर रखा है। जरूरत जो नहीं है इसकी। ये देखो, मैं इसे ऑन करता हूं। इसके ऑन ऑफ का स्विच इसके सर के बालों में लगा रखा है ताकि कोई छेड़खानी न कर सके। वैसे मुरारी कहता है कि वो सिंथेटिक इंसान में कोई बढ़िया जगह तलाश कर रहा है कि स्विच सुरक्षित रहे और कोई छेड़खानी न कर सके। कहने के साथ ही नागरे ने सो रहे उस युवक के सिर के बालों में हाथ फेरा तो उंगलियां गर्दन के पास नन्हे से स्विच से जा लगी। उसने स्विच ऑन कर दिया। उसी पल सोए युवक के शरीर में हरकत हुई। बंद आंखें फौरन खुल गई। उन दोनों को देखते ही फौरन उठा और बेड से उतरकर खड़ा होता कह उठा, कहिए मिस्टर नागरे, कैसे हैं आप? उसकी आवाज बेहद सामान्य थी, चेहरे पर मुस्कान थी। मैं बहुत अच्छा हूं विक्की। नागरे ने उससे बड़े हाथ को थामा। तुम क्या कर रहे हो? मैं? उसने बेड की तरफ देखा। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं। देवराज चौहान की अजीब सी निगाह उस पर थी। उसने देवराज चौहान को देखकर कहा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये देवराज चौहान है, मेरे दोस्त। ओह मिस्टर देवराज चौहान। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाकर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम बराक ओबामा है। बराक ओबामा? देवराज चौहान उससे हाथ मिलाते हुए सक पकाया। जी हाँ, परंतु आप इससे हैरान क्यों हो रहे हैं? बराक ओबामा ने मुस्कुराकर पूछा। नागरे मुस्कुरा रहा था। बराक ओबामा तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो क्या एक जैसे नाम दो व्यक्तियों के नहीं हो सकते? उसने देवराज चौहान का हाथ छोड़ते हुए कहा, जरूर हो सकते हैं। देवराज चौहान उससे बात करके सच में हैरान था कि ये सिंथेटिक आदमी। तुम क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, काम की तलाश में हूं, बराक ओबामा बोला। मैं तुम्हें काम दूंगा। मुझे खुशी होगी अगर आपने ऐसा किया, बराक ओबामा मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान ने नागरे को देखा। नागरे मुस्कुरा रहा था। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, कहकर बराक ओबामा आगे बढ़ा और दो कुर्सियों को उनके पास रखा। बैठ जाओ देवराज चौहान। नागरे भी बैठ गया। देवराज चौहान बैठते हुए बोला, तुम कहां बैठोगे? मैं यहां बैठ जाता हूं। कहने के साथ ही वो बेड के किनारे पर बैठ गया। सिंथेटिक इंसान से बात करके देवराज सच में हैरान था। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो भी आप कहेंगे करूंगा। देवराज चौहान ने नागरे को देखा। ये नकली इंसान नहीं हो सकता, तुम यूं ही मुझसे मजाक। ये सिंथेटिक इंसान है। मेरा भाई मुरारे ने इसका आविष्कार किया है। इसमें भी बैटरी लगी है। उसके निकालते ही ये ऐसा हो जाएगा जैसे इंसान मर जाता है। कमर के पास बैटरी है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। रहने दो। नागरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया, बराक ओबामा बोला। ये बात तुम नहीं समझोगे, नागरे ने कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, तुम इसे मशीनी इंसान जैसा कह सकते हो, परंतु सिंथेटिक इंसान कहो तो ज्यादा बेहतर है। इसके शरीर को, नाड़ियों को रबड़ जैसे प्लास्टिक से बनाया गया है। हर चीज में रबड़ जैसा प्लास्टिक है। इसका दिल जब तक धड़केगा तब तक ये इंसानों की तरह काम करेगा। पेसमेकर दिल को धड़काने के काम करता है। बैटरी ऑन होते ही नाड़ियों में खून दौड़ना शुरू हो जाता है। खून दौड़े या ना दौड़े, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा। मुरारे ने हर चीज सोच समझ कर तैयार की है। जब नाड़ियों में खून दौड़ेगा तो वो दिमाग वाले हिस्से से गुजरता है, तो वहां करंट पैदा होता है। वो करंट वहां लगी चिप को ऑन कर देता है और चिप में दर्ज सब बातें इसके सिर में फिट किए नकली दिमाग में आ जाती हैं, जिससे कि ये सवाल जवाब कर सकता है। मुरारे उसके सिर में लगी चिप में दुनिया जहान की बातें डाल रखी हैं। जैसे आम इंसान हर मुद्दे पर बात कर सकता है, उसी तरह ये बात कर सकता है। चिप में जो भरा जाएगा ये उसी के मुताबिक काम करेगा।
टिमी जॉनसन की मौत के बारे में तुम्हें याद होगा जो मैंने बताया था। चिप में आदेश दर्ज करके हम इसे नौकर बना सकते हैं, योद्धा बना सकते हैं, जंग का सिपाही बना सकते हैं। इसका दिमाग मुरारे की देन है। इसमें भावनाएं नहीं है। ये सिर्फ मशीन की तरह काम करता है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कैसे? ये सच में इंसान है। मुझे खुशी है कि मेरे भाई मुरारे ने कमाल की चीज बनाई है कि देवराज चौहान को भी भरोसा नहीं हो रहा है। नागरिक खुशी से ठठाकर हंस पड़ा। लेकिन भगवान ने इंसान को एक कमी के साथ बनाया है। इंसान ने क्या नहीं जीता, सब कुछ जीत रखा है, और जो बाकी बचा है वो भी जीत लेगा। इंसान की कमी यह है कि वो ऊपर नीचे सामने हर तरफ देख लेता है, परंतु पीठ पीछे नहीं देख सकता। इसके लिए उसे पलटना पड़ता है, क्योंकि हम गर्दन पूरी तरह नहीं घुमा सकते। हाँ, देवराज चौहान के होठों से निकला। परंतु मुरारे के बनाए इस सिंथेटिक इंसान में यह खासियत डाल दी है कि वो पीछे भी देख सके। देवराज चौहान ने बराक ओबामा को देखा। बराक ओबामा उन दोनों को ही देख रहा था। वो कह उठा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पीछे क्या है बराक ओबामा? बराक ओबामा की गर्दन बैठे बैठे ही फिरकनी की तरफ पीछे घूम गई। उसके सिर का पिछला हिस्सा अब देवराज चौहान के सामने था। देवराज चौहान ठगा सा रह गया। तभी बराक ओबामा की गर्दन वापस घूमी और अब चेहरा पहले की तरह सामने आ गया। पीछे तो दीवार है नागरे साहब, बराक ओबामा बोला। नागरे ने विजेता भाव से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान अजीब से भाव में सिर हिलाकर रह गया। मुरारे सिंथेटिक इंसान को इंसान से भी बेहतर बनाने की चेष्टा में है। जो कमियां इंसान में है वो उन्हें दूर कर देना चाहता है। मुरारे सोचता है कि इसकी पिंडलियों में स्प्रिंग जैसा कुछ लगाया जाए, जिससे कि यह 30 फुट तक ऊंची छलांग लगाकर ऊपर तक पहुंच सके। मुरारे बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो कहता है कि 2-3 सिंथेटिक इंसान बनाने के बाद वो सिंथेटिक इंसान का बढ़िया मॉडल बना सकेगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी मुरारे के साथ धोखेबाजी करके। तब मुरारे का आविष्कार प्रथम चरण में था। सिंथेटिक इंसान में खासियत तो अभी डालनी थी। मेरा भाई महान है, मुझे उस पर गर्व है। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। देवराज चौहान बराक ओबामा को देखे जा रहा था। इसमें बोलने की शक्ति कहां से आती है? देवराज चौहान ने पूछा। इसके शरीर में सारा सिस्टम इंसानी है। ऐसे में थोड़ी सी चेष्टा के बाद इंसान की किसी भी खूबी को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके गले में छोटा सा खास तरह का स्पीकर फिट है। जिस तरह इंसान का दिमाग कुछ देखकर बोलता है, तो गले के हिस्से दिमाग के साथ मिलकर शब्द बाहर निकालते हैं। वही सब कुछ मुरारे ने इसके भीतर तैयार किया है। आवाज स्पीकर से बाहर निकल कर आती है, परंतु इसकी आवाज मशीनी नहीं लगती, क्योंकि वो स्पीकर किसी धातु का नहीं बल्कि रबड़ जैसे प्लास्टिक का बनाया गया है, जो कि शब्दों के साथ ही फूलता चिपकता है, जैसे कि हमारा गला काम करता है। सिंथेटिक इंसान बनाना ढांचा बनाने को समझ रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। इसके भीतर का हर हिस्सा भी इंसान की तरह काम करता है, परंतु इसके काम करने के लिए मुरारे ने शरीर के भीतर एक सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम चलता है तो सब काम सामान्य ढंग से होते हैं। मुरारे कहता है कि भगवान सबसे महान कारीगर है। उसकी कारीगर का सबसे अद्भुत नमूना इंसान के रूप में हमारे सामने है। इंसान को तैयार करने में उसे जाने कितना लंबा वक्त लगा होगा। कितनी बार भगवान ने कमियां देखकर इंसान में बदलाव किए होंगे। वो कहता है कि भगवान से बड़ा कारीगर ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। नागरे गंभीर स्वभाव में कह रहा था। मुरारे कहता है कि सबसे बड़ी कारीगरी यह है कि औरत के पेट में बच्चा बनना। दांत, हड्डियां, टांगे, बाहें, आंखें, नाक, दिल, फेफड़ा, यानी कि इंसान के शरीर के सारे हिस्से का निर्माण औरत के पेट में ही होता है। जो कि हैरत की बात है कि भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चा औरत के पेट से निकलता है तो बढ़ना शुरू करता है। उसकी दोनों टांगें बराबर बढ़ती हैं। जितनी एक बढ़ेगी उतनी ही दूसरी। इसी तरह बाहें और शरीर के भीतरी हिस्से। भगवान ने औरत को निर्माण की मशीन बनाया है कि वो इंसान को पैदा करे, जो कि अपने आप में अद्भुत बात है। औरत ही बच्चे की परवरिश करती है। औरत के गुण बच्चे में जाते हैं। जानते हो मुरारे क्या कहता है? क्या? वो कहता है कि इस दुनिया में मर्द लोग फालतू के हैं। बच्चा पैदा करने के अलावा दुनिया में इनका कोई योगदान नहीं। दुनिया के काम औरतें बखूबी कर सकती हैं। हर काम को औरत मर्द से ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकती है। ये बात मर्द भी जानता है, तभी तो वो औरतों को आगे नहीं आने देता।
औरतें आगे आ गई तो मर्द की कीमत खत्म हो जाएगी। मर्द के लिए कोई काम नहीं बचेगा। इंसान बनाने वाले भगवान को तो मुरारे पूजता है मन ही मन। देवराज चौहान के सामने सिंथेटिक इंसान अजूबा था। बराक ओबामा बारी बारी दोनों को देख रहा था। वो कह उठा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुरारे कहता है कि जो बातें इसकी समझ में नहीं आती वो चिप में आ जाती हैं। मुरारे ने चिप को मशीन में लगाकर इन बातों को नोट करता और उन्हें इस ढंग से चिप में भरता है कि सिंथेटिक इंसान उन बातों को समझ सके। तुम्हारे भाई को चिप में बातें डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, देवराज चौहान ने कहा। मेहनत तो है, परंतु बार बार नहीं करनी पड़ती। चिप जब तैयार हो जाती है तो उसकी सैकड़ों कॉपियां मशीन में तैयार की जा सकती हैं। यानी कि सिंथेटिक इंसान बनाते जाओ और चिप फिट करते जाओ। बहुत आसान है। यही तो फायदा है देवराज चौहान। इस तरह एक ही विचारों वाले सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार की जा सकती है। फौज में सबका दिमाग एक ही तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि उसने तो दुश्मन से मुकाबला करना है। जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरह के इंसान भी तैयार किए जा सकते हैं। सब कुछ मुरारे के हाथ में है। देवराज चौहान ने बराक ओबामा से पूछा, अमेरिका के बारे में क्या जानते हो? वो बेकार देश है, बराक ओबामा बोला। धोखेबाज देश है, किसी के एहसान को नहीं मानता। तुम अमेरिका जाना चाहते हो? नहीं, बराक ओबामा ने कहा। मुझे तो अमेरिका से नफरत हो गई है। ये नागरिक गहरी सांस लेकर हंस उठा। ये मुरारे के विचार है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहूं तो मेरे साथ चलोगे? अभी कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं है। कुछ देर बाद हम वापस आ जाएंगे। मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं, देवराज चौहान ने नागरे से कहा। अगर मैं इसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाना चाहूं तो ये क्या करेगा? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते कोशिश करके? नागरे मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान कुर्सी से उठते हुए बोला, खड़े हो जाओ। बराक ओबामा खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये मत करो, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे छुए, बराक ओबामा बोला। मैं तुम्हारा दोस्त हूं देवराज चौहान, मुझे दोस्त पसंद नहीं। हम सिर्फ बिना छुए बात करेंगे, बराक ओबामा ने कहा। मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता। देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। बराक ओबामा अपनी जगह पर खड़ा रहा। देवराज चौहान ने जोरों से खींचा। बराक ओबामा मात्र एक कदम लड़खड़ा कर आगे बढ़ा, फिर उसका दूसरा हाथ हिला और सीधा देवराज चौहान के गले से जा टकराया। देवराज चौहान का मस्तिष्क झंझना उठा। बराक ओबामा की कलाई खुद ब खुद छूट गई और लड़खड़ाकर वो पास ही दीवार से जा टकराया, संभला। नागरे मुस्कुरा रहा था। बराक ओबामा बेहद ही शांति के साथ बेड के कोने पर बैठता हुआ कह उठा, माफ करना मिस्टर देवराज चौहान, ये सब करने के लिए आपने ही मजबूर किया। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर रह गया। तुम सच में बेहतरीन नमूना हो इंसान का। शुक्रिया, अब कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। बराक ओबामा के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर आ बैठा। ये कमरे से बाहर क्यों नहीं जाता? देवराज चौहान ने नागरे से पूछा। क्योंकि मुरारे ने चिप में बाहर जाने के आदेश को नहीं डाला अभी, नागरे बोला। ये तो सच में बेहतरीन है। हाँ, सिंथेटिक इंसान दोस्त के अलावा सब कुछ बन सकता है, नौकर, सिपाही, सहायक, सब कुछ। दोस्त इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये वही करेंगे जो जानकारी चिप में भरी जाएगी। देवराज चौहान बराक ओबामा को देखते ही कह उठा, इसके गालों पर शेव के बाल नहीं उगते। सिंथेटिक में शेव के बाल कैसे आएंगे? शरीर के किसी हिस्से में बाल नहीं है। यही बात मुरारे ने कही थी कि जरूरत पड़ने पर वो इनके गालों पर सिंथेटिक बाल या मूछें लगा सकता है, जिससे कि देखने वाले को किसी तरह का शक न हो कि ये असली इंसान है या नकली। उसने कहा कि अगले सिंथेटिक इंसान का चेहरा वो इस तरह बनाएगा कि वो शेव किया लगे, यानी कि शेव वाली जगह पर सामान्य तौर पर दिखने वाली कालिमा हो। मुरारे को जो भी कमी नजर आती है वो अगली बार में ठीक कर देता है। देवराज चौहान ने नागरे को देखा। कैसा लगा? नागरे मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। कोई कमी दिखी सिंथेटिक इंसान में? शायद नहीं, ये सफल आविष्कार है। मुझे पता है सब कुछ बढ़िया है। इसी तरह सिंथेटिक चीते में भी कोई कमी नहीं है। इनके दिमागों में लगी चिप में खतरनाक बातें डाल दी जाए तो ये उसी तरह काम करेंगे। लेकिन ये सब दिखाकर तुम मुझसे क्या चाहते हो? करते हैं बात, नागरे ने सिर हिलाकर कहा, फिर उठते हुए बराक ओबामा से बोला, तुम बेड पर सीधे लेट जाओ,
बराक ओबामा ने ऐसा ही किया। वो पहले की तरह सीधा लेट गया। नागरे ने उसके सिर के नीचे गर्दन के पास हाथ ले जाते हुए बोला, आंखें बंद कर लो। आप क्या कर रहे हैं? बराक ओबामा ने पूछा। जरा आंखें बंद करो, फिर बताता हूं। बराक ओबामा ने आंखें बंद कर ली। नागरे ने उसके सिर के बालों के बीच लगा स्विच दबा दिया। बराक ओबामा शांत सा पड़ा रह गया। नागरे पीछे हटता हुआ बोला, अब इसके शरीर का स्विच बंद है। ये उसी स्थिति में आ गया है जैसा कि तब था जब हम यहां आए थे। सब कंट्रोल अपने ही हाथ में है। इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर बराक ओबामा के शरीर को हिलाया, परंतु वो वैसे ही पड़ा रहा जैसे कि मृत हो। इसके शरीर की मशीन बंद हो चुकी है, नागरे बोला। ये तो रोबोट की तरह है, देवराज चौहान ने कहा। फर्क है इसमें और रोबोट में। रोबोट दिखता है तो पता चल जाता है कि वो मशीनी यंत्र है। ये ठीक उसे इंसान जैसा रूप नहीं दिया जा सकता। रोबोट चुनिंदा कार्य ही कर सकता है, परंतु मुरारे का सिंथेटिक इंसान आसानी से हम इंसानों के बीच घुल मिल जाता है। बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। उसे किसी भी काम के लिए भेजा जा सकता है। वो इंसान बनकर इंसानों में अपनी जगह बना सकता है। वो इंसानों की तरह बोल सकता है, 90% इंसानों की तरह काम कर सकता है। वो मानव बम के कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। किसी भी मिशन के लिए इसे भेजा जा सकता है। बीच रास्ते में कोई और भी काम करना हो तो मशीन द्वारा चिप में वो ऑर्डर भरा जा सकता है। मेरे ख्याल में हम लोगों में और सिंथेटिक इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सिंथेटिक इंसान को गोली मारी जाए तो गोली इन पर वैसे ही काम करेगी जैसे हम इंसानों पर काम करती है, परंतु इन्हें कोई दर्द नहीं होगा। गोली से शरीर के भीतर की नस कट जाती है तो खून का प्रेशर दिमाग तक नहीं पहुंचेगा और चिप को करंट मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि इसका दिमाग बेकार हो जाएगा और यह नीचे गिर जाएगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब तक इसे गोली नहीं लगती तब तक ये शेर से भी ज्यादा खतरनाक और इंसान से बड़ा दरिंदा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। यहां से चलो, वहीं बैठकर बात करते हैं, नागरे गंभीर स्वर में बोला। जो बात तुम्हें समझाना चाहता था उसके लिए दिखाना जरूरी था, क्योंकि देखे बिना तुम यकीन नहीं करते।